नमस्कार, डिजिटल दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में आज बात उस मुद्दे की करेंगे जो बिहार से निकलकर देश की राजनीति में बड़ी तेजी के साथ सुर्खियां बटोर रहा है। बात उस बहस की करेंगे जो एक बार फिर से एनकाउंटर के सही और गलत होने के इर्द गिर्द घूम रही है। बात उस घटना की करेंगे जहां पुलिस के एक एक्शन में एक शख्स की जान चली गई। परिवार ने एनकाउंटर को फर्जी बताया, पुलिस इस एनकाउंटर को सही बता रही है और सरकार जांच कर रही है। लेकिन इस एनकाउंटर ने एक बार फिर से देश में उस बहस को जन्म दे दिया कि क्या इस देश में एनकाउंटर फर्जी होते हैं या वाकई में अपराधियों के किए गए एक्शन का रिएक्शन होता है। सबसे पहले आपको बताती हूं कि बिहार में ऐसा क्या हुआ जिस पर ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका ये सच्चाई क्या है, भरत तिवारी कौन था, भरत तिवारी को पुलिस पकड़ने क्यों गई थी और ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया जाता है। परिवार का क्या आरोप है, पुलिस का क्या कहना है, सरकार क्या कह रही है, सब कुछ आपको बताऊंगी और बाद में इसके राजनीतिक पहलू भी आपको समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले इस कहानी को जरा जान लीजिए, इस खबर को जरा जान लीजिए कि भरत तिवारी का पूरा सच क्या है। भरत भूषण तिवारी नाम का ये शख्स जो कि भोजपुर का रहने वाला है और युवा सामाजिक कार्यकर्ता खुद को बताया करता था। घटना कब की है? 17 जून 2026 की है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस का दावा यह है कि भरत तिवारी सरेंडर का ढोंग कर रहा था। तिवारी ने फायरिंग की और उस फायरिंग के जवाब में जब पुलिस ने रिएक्शन दिया या पुलिस ने एक्शन लिया तो भरत तिवारी की एनकाउंटर में जान चली गई। परिवार का आरोप यह है कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है, सरेंडर के बाद हत्या की गई है। मौत का कारण क्या है? गोली लगने के बाद पीएमसी हॉस्पिटल पटना में उसकी मौत हो गई, ये जानकारी है। अभी तक सरकार ने क्या किया है? बिहार सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं इस पूरे मसले पर। हालांकि मांग जो है परिवार की तरफ से वो सीबीआई जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। तो ये तो इस पूरे केस के मोटे मोटे बिंदु मैंने आपको बताए हैं कि अभी तक इस केस में कब, क्या और कैसे हुआ है। लेकिन अब इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है? भरत तिवारी पुलिस की रडार पर क्यों आता है? भरत तिवारी ने ऐसा क्या किया कि पुलिस को भरत तिवारी को पकड़ने के लिए उसके घर जाना पड़ा? और भरत तिवारी क्या वाकई में सरेंडर कर चुका था या सरेंडर करने का नाटक कर रहा था? तो ये कहानी बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव की है। यहीं पर भरत तिवारी का घर है और भरत तिवारी उस वक्त सुर्खियों में आता है जब हथियार लहराते हुए भरत तिवारी का एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ सर्कुलेट होने लगता है और इस वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए या पुलिस भरत तिवारी को पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंचती है। कई वीडियोस तो ऐसे भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि भरत तिवारी पिस्टल लेकर अपने घर पर बैठा हुआ था, पुलिस जाती है, पुलिस भरत तिवारी को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम साबित होती है और पुलिस वापस लौट आती है। लेकिन दोबारा जब पुलिस भरत तिवारी को पकड़ने जाती है तो भरत तिवारी को पकड़ लिया जाता है। दावा ये कि भरत तिवारी ने खुद सरेंडर किया है। दावा ये, कुछ वीडियोज ये भी बता रही हैं कि भरत तिवारी ने अपने पिस्टल को वहीं पर छोड़ दिया था। इसीलिए पुलिस के एनकाउंटर पर परिवार ने सवाल उठाए हैं और विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इस एनकाउंटर को पूरी तरीके से फर्जी बता दिया गया है। दरअसल इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है। सरकार का एक्शन ये है कि बिलौटी गांव में बुधवार को हुई मुठभेड़ की एक रिटायर्ड हाई कोर्ट की जज की देखरेख में न्यायिक जांच कराई जाएगी, ये सरकार की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन इस वीडियो यानी कि इस केस से जुड़े जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। कई वीडियो हैं जो भरत तिवारी के वायरल हुए जिसमें ये शख्स हाथों में हथियार लेकर दिखाई दे रहा है। भरत बार बार पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता है। दरअसल भरत को प्रशासनिक अमले से, सरकार से शिकायतें थीं और उन शिकायतों को इस वीडियो के जरिए भरत तिवारी दिखाया करता था, जाहिर किया करता था, लेकिन तरीका गलत था। भरत तिवारी के हाथ में हथियार था, हथियार को लहराकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करता था। इसी के साथ धमकी देते हुए कई वीडियोस में भरत तिवारी फायरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा था। हालांकि पुलिस की एक थ्योरी ये भी है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, यानी कि मानसिक रूप से ठीक नहीं था, मानसिक रूप से बीमार था। पुलिस की एक थ्योरी ये भी है। हालांकि परिवार ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। परिवार ये कह रहा है कि भरत तिवारी बीएससी पास था,
नौकरी की तैयारी कर रहा था और जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वो सामाजिक काम में लग गया, वो समाज सेवा में लग गया और वो बाढ़ से विस्थापित जो लोग हैं या फिर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके विस्थापन की मांग कर रहा था, उनको फिर से बसाए जाने की मांग कर रहा था और इस मांग को भरत तिवारी बार बार सरकार के सामने रख रहा था। लेकिन वीडियोज ये बता रही हैं कि भरत तिवारी के हाथ में हथियार होता था और कई वीडियोज में भरत तिवारी फायरिंग करता हुआ भी नजर आता था। अब इस मामले को लेकर भरत के परिजनों ने एनकाउंटर को पूरी तरीके से फर्जी बताया है। जो भरत तिवारी की मां हैं सुमन देवी और उनके छोटे भाई चंदन तिवारी इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि पुलिस सुबह सुबह जबरन उनके घर में घुस आती है और चंदन ये बताते हैं कि भरत को पकड़ा जाता है, पूरे परिवार को धमकी दी जाती है। भरत की मां ये कह रही हैं कि उनका जो बेटा है यानी कि जो भरत तिवारी था वो जवैनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों को फिर से बसाए जाने की मांग कर रहा था। उसकी बात सरकार नहीं सुन रही थी, उसकी बात एसडीएम नहीं सुन रहे थे, जिस बात को लेकर भरत तिवारी में गुस्सा था और भरत तिवारी ने इसलिए हथियार उठाया और फायरिंग करके सरकार को भी धमकी दी या दबाव बनाने की कोशिश की, अपनी नाराजगी जाहिर की है भरत तिवारी ने। हालांकि पुलिस जब भरत को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती तो खासा ड्रामा होता है, भरत सरेंडर करने का दावा करता है, लेकिन इस बीच एनकाउंटर की खबर सामने आ जाती है और ये खबर आती है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया है और पटना में जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो भरत की जान चली गई। इस केस में एक और पहलू है, पहलू ये है कि एनकाउंटर हुआ, भरत तिवारी हथियारों की वजह से सुर्खियों में आया, सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और बात है वो है विपक्ष के रिएक्शन की। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं। दरअसल ये सरकार फर्जी एनकाउंटर करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश करती है। आरजेडी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं और इसके पीछे की वजह ये भी है कि एक तरफ सम्राट चौधरी ने यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री ने एनकाउंटर के न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं भरत तिवारी के परिवार पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। दरअसल भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें मृतक भरत तिवारी और उसके पिता और भाई को भी शामिल किया गया है। एनकाउंटर के विरोध में सड़क पर जाम लगाने का आरोप इसके परिवार पर है। पुलिस ने भरत भूषण तिवारी, उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को आरोपी बनाया है अपनी एफआईआर में। अब तेजस्वी यादव ये पूछ रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा ये है कि इस एनकाउंटर की सही तरीके से जांच की जाए तो पीड़ित परिवार पर एफआईआर दर्ज क्यों की गई है। पुलिस का पक्ष ये है कि चूंकि सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई, पुलिस की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई, सड़क पर जाम लगाया गया, इसीलिए परिवार पर जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि भरत तिवारी अगर वाकई में सरेंडर कर चुका था तो फिर उसका एनकाउंटर किन हालातों में हुआ है। सवाल ये भी है कि अगर भरत तिवारी वाकई में पुलिस पर फायरिंग कर रहा था तो क्या पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी आत्मसुरक्षा में फायरिंग कर सके या अपनी जान बचाने की कोशिश कर सके। सवाल ये भी है कि क्या भरत तिवारी वाकई में बहुत बड़ा अपराधी था। सवाल ये भी है कि क्या भरत तिवारी वाकई में मानसिक रूप से विक्षिप्त था या फिर जो परिवार कह रहा है उन बातों में सच्चाई है। परिवार कह रहा है कि भरत तिवारी पूरी तरीके से स्वस्थ था, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं था, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वो सामाजिक कार्य कर रहा था, वो जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके विस्थापन की मांग कर रहा था, उनको फिर से बसाए जाने की मांग कर रहा था। एसडीएम और सरकार जब नहीं सुन रही थी तो वो नाराज हो गया और नाराज होकर हाथ में हथियार उठा लिया। सवाल ये भी है कि सरकार से नाराजगी, प्रशासन से नाराजगी अपनी जगह है, समाज सेवा अपनी जगह है, लेकिन क्या हथियार उठा लेना और फायरिंग करके खुलेआम सरकार को चुनौती देना, क्या ये ठीक है। इस मसले ने बहुत सारी बहस छेड़ दी है। सवाल एनकाउंटर को लेकर है, अब न्यायिक जांच बिठा दी गई है। न्यायिक जांच के बाद ही ये सच सामने आएगा कि आखिरकार भरत तिवारी के साथ क्या हुआ। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना है।